हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के सेकंड लेक्चर के बारे में। फर्स्ट वीडियो में भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, जिसमें थी मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्योंकि ये सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल जो एकेटीयू के फर्स्ट ईयर में चलता है, उसके फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट 4 के टॉपिक का क्वेश्चन है। और बाकी ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम किसी भी फ्लूइड के बिहेवियर और उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, उसके फॉर्मूले को देखेंगे, उसकी यूनिट को देखेंगे, क्योंकि या तो प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है और ये फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को पूछ लिया जाता है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट 2 वीडियोस में जो भी एकेटीयू में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उनको करवाया जाएगा। इसके पहले आप फर्स्ट वीडियो में वो सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और फिर कंबाइंड टोटल 6 प्रॉपर्टीज होंगी। इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज पूछी नहीं जाएंगी, चाहे वो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो हम लोग बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी की। डायनेमिक विस्कोसिटी जैसे डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। एक निकल करके आया सेंटेंस, अगर हम एक शॉर्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये इसका मतलब है कि इसमें देखिए क्या चीज निकल आई, फ्लो ऑफ फ्लूइड और रेजिस्टेंस। मींस कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड के फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस होगा वो विस्कोसिटी कहलाएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर सिंपल विस्कोसिटी कहे, दोनों एक ही टर्म है। तो अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो डिफरेंट लेयर्स होंगी फ्लूइड की, और उन लेयर्स के फ्लो होने में, उन लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, दैट विल शो द विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये किस वजह से डेवलप होता है, या हम कहें कि विस्कोसिटी किस वजह से होती है, विस्कोसिटी होने का रीजन क्या है, अगर उसकी बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 2 रीजंस। अगर हम इसकी बात करते हैं कि चूंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो जो विस्कोसिटी है वो फ्लूइड में मींस लिक्विड और गैस दोनों में होगी। लेकिन अगर हम बेसिकली लिक्विड की बात करते हैं तो एक बहुत मेजर रीजन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। उसके साथ एक दूसरा रीजन भी होता है, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो पहले रीजन की बात करते हैं, कोहेसिव कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स या इसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी फोर्स। कोहेसिव फोर्स या बॉडी फोर्स जनरली एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मीडियम। सेम मीडियम की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में अट्रैक्ट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कोहेसिव फोर्स की वजह से होते हैं। अब अगर कोई फ्लूइड की लेयर फ्लो हो रही है और उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोहेसिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ फ्लूइड में एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा और यही रेजिस्टेंस होगा विस्कोसिटी का कारण, और वो जो एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। दूसरा एक जो रीजन बताया है वो है इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की अगर बात करें तो ये जो रीजन है विस्कोसिटी डेवलप होने का, ये बेसिकली गैसेस में होता है। देखिए गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा दूर होते हैं, और जब वो ज्यादा दूर होते हैं तो उनके बीच में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस उसमें वेलोसिटी और मास होता है, और वेलोसिटी और मास मिलकर के मोमेंटम बनाते हैं। और जब ये मोमेंटम और इसी मोमेंटम की वजह से जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो मोमेंटम फ्रिक्शन डेवलप होता है, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम फ्रिक्शन डेवलप होता है। और यही इंटरमॉलिक्यूलर जो फ्रिक्शन है वो उनके फ्लो फ्लूइड होने में रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जिसके कारण जो है वो विस्कोसिटी डेवलप होती है, जो कि एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। तो ये 2 रीजन हुए विस्कोसिटी के, एक कोहेसिव फोर्स जो बेसिकली लिक्विड में होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो कि गैसेस में होता है। अब इसके बाद अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, जो कि फॉर्मूले भी आएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी आएगा, तो उसको ध्यान से देखते हैं। अभी हमने एक फोर्स की बात की थी, कोहेसिव फोर्स यानी कि बॉडी फोर्स। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं क्योंकि ये यूज होगा। बॉडी फोर्स कितना क्या होता है, हम अगर बोलें तो सेम मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, जैसे लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो सेम लिक्विड के ही होगा, तो वो बोलेंगे बॉडी फोर्स। और एक आता है सरफेस फोर्स। क्या होगा, सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स में, या इसको हम लोग एडिशन फोर्स भी बोलते हैं, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, किसी
जैसे एक ग्लास है और ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो जो ग्लास की सरफेस होगी और जो पानी होगा, लिक्विड की लेयर होगी, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा एट द इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड द सरफेस फोर्स। तो अब इसी सरफेस फोर्स को लेते हुए हम विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सरफेस लेते हैं, इसीलिए हमने भी सरफेस फोर्स पढ़ा है, और इस सरफेस के ऊपर से लेट अस कंसीडर कि द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन सच अवे। ये फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है इस सरफेस के ऊपर। तो इस सरफेस के ऊपर जो फ्लूइड की सबसे पहली लेयर होगी, जैसे इसको मैं थोड़ा सा जिगजैग टाइप में बना दूं ताकि आप लोग को समझ में आए कि जो सबसे पहली लेयर होगी वो इस सरफेस फोर्स के कारण इससे बिल्कुल चिपक जाएगी। जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर के ऊपर से लिक्विड को फ्लो करा दे, तो जो सबसे पहली लेयर होगी वो उससे चिपक जाएगी बिल्कुल, और उस चिपकने का जो कारण है वो है सरफेस फोर्स। और इस सरफेस फोर्स के कारण जो जैसे जैसे जो लेयर यहाँ पर बिल्कुल इस पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि वो चिपक जाएगी तो उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा। और इसी सरफेस फोर्स से के कारण जो ये लेयर्स होगी ऊपर की लेयर, उनमें भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और मॉलिक्यूल्स के बीच वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, तो ये अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ जाने पे कम होगा। तो जो वेलोसिटी है यहाँ पर जीरो है और धीरे धीरे वो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो एक प्रोफाइल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल। ये प्रोफाइल क्या कहलाएगा, वेलोसिटी प्रोफाइल। अब इसी से हम विस्कोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया, y ऊपर जाने पे डिस्टेंस, और ये क्या हो गई, वेलोसिटी। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है। तो यहाँ पर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी और यहाँ पर एक लेयर है उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर माना वेलोसिटी u है और यहाँ पर माना वेलोसिटी u प्लस du है। ये कितनी डिस्टेंस पे माना, यहाँ से सरफेस से y डिस्टेंस पे, और ये वाली लेयर मानी y प्लस dy डिस्टेंस पे। तो ये दोनों लेयर एक दूसरे पे एक रेजिस्टेंस डेवलप करेंगी और इस रेजिस्टेंस के कारण एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी, जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे। क्या डेवलप होगी, शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। इन दोनों लेयर के मूवमेंट के कारण यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा और रेजिस्टेंस के कारण एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी, जो किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को ही हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये शेयर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम du, तो ये इन दोनों वेलोसिटी में डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की dy के प्रोपोर्शनल होगा। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर म्यू लगाएंगे और du अपॉन dy लगाएंगे। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ viscosity. And Newton's law of viscosity के according the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain. Rate of shear strain को velocity gradient भी लिख सकते हैं, velocity gradient du upon dy है। proportionality का साइन हटाते हैं तो म्यू लगा देते हैं du upon dy। यहाँ पर ये है shear stress, ये म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये है आपकी velocity gradient। अगर इसकी यूनिट देखी जाए यहाँ से, तो टाउ की यूनिट शेयर स्ट्रेस है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। म्यू की यूनिट हमें निकालनी है, du क्या है, वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और अपॉन dy है, dy की यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो जो म्यू की यूनिट आई वो क्या आई, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कौन सी यूनिट हुई, SI यूनिट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हम देखें तो इसको हम लोग पास्कल लिखते हैं, तो इसकी जो यूनिट बनी वो क्या बनी, पास्कल सेकेंड। लेकिन अगर सीजीएस में देखते हैं, सीजीएस में इसकी यूनिट तो क्या बनेगी, डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलते हैं पॉइस। क्या बोलते हैं, पॉइस। क्यों इस टर्म को बताना जरूरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, या तो अगर आपसे इस यूनिट पूछेगा तो पॉइस में दे देगा, और ये कभी कभी पूछ लेता है तो पॉइस में पूछ लेता है। पॉइस और यहाँ पर पास्कल सेकेंड में जो रिलेशन होता है, 1 पॉइस इक्वल्स टू 1/10 पास्कल इंटू सेकेंड, जिससे आप कन्वर्ट करेंगे सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में। तो देखिए, अगर यहां से हम देखें ध्यान से, तो पूरा कॉन्सेप्ट जो डायनेमिक विस्कोसिटी का है वो क्लियर है। कैसे, यहाँ पर हमने इसको वेलोसिटी प्रोफाइल को बना करके अलग अलग वेलोसिटी दिखा करके फिर
डायनेमिक विस्कोसिटी को निकाला है। ये फाइनल फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे, बस इन कन्वर्जेंस को ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ पर अभी तक जितना इस वीडियो में बताया गया है डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में, वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेस इज, अब ये हम थोड़ा अलग चल रहे हैं, ये इधर खत्म हो गया है, लेकिन अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताना है। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है, लेकिन हमने अगर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा होगा तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हुक्स लॉ भी आपको याद होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है। या हम बोले तो शेयर स्ट्रेस यानी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। यहां पर कहा गया शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये रेट वर्ड का मतलब क्या है और ये क्यों आया है? देखिए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में किसी सॉलिड बॉडी की बात की जाती है, और अगर हम सॉलिड बॉडी को लेते हैं, बस यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, और यहाँ पर एक फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए एफ, तो जो डिफॉर्मेशन आता है यानी जो शेयर स्ट्रेन आती है वो फाई आती है, बिल्कुल वेरी करेक्ट, जो कि कांस्टेंट होती है। बट इन केस ऑफ लिक्विड, ये किसकी बात थी? सॉलिड बॉडी की बात की थी। लेकिन अगर हम लोग इन केस ऑफ लिक्विड लेते हैं, इसको हटाते हैं यहां से, फिर इसको दोबारा भी वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर लिक्विड की बात हम करते हैं, और लिक्विड की बात को करने में देखें तो देखिए, जैसे ये सरफेस है और यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, और यहाँ पर एक कोई मॉलिक्यूल है जो टी टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच गया, फिर अगले टी टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच गया, फिर अगले टी टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लिक्विड की। तो अगर इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो यहाँ पर तो कांस्टेंट है, क्या है? शेयर स्ट्रेन क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पर पॉइंट ए पे आ गया, यहाँ पर पॉइंट बी पर आ गया, यहाँ पर पॉइंट सी पर आ गया, यहाँ पर पॉइंट डी पर आ गया। तो मान लीजिए इसको ओ मान लेते हैं, किस पे? टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई करने पे। अगर टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई करने पे ये चेंजेस हो रहे हैं तो हमने माना कि डी टी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो यहाँ ली गई है, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस, वो डी वाई है। तो एट टाइम टी इंटरवल, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? डी यू। तो एट टाइम डी टी, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितनी होगी? डी यू इंटू डी टी होगी। और यहाँ जो मान लेते हैं जो स्ट्रेन आ रही है वो डी थीटा आ रही है। हम अगर इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें और यहाँ से टेन थीटा निकालें, टेन डी थीटा, तो टेन डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। ये बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेन कांस्टेंट है, बट यहाँ पर शेयर स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज होती जा रही है। तो जब टाइम आ गया तो फिर रेट आ जाएगा। यहां तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो डी थीटा अपॉन नीचे लिख देते हैं डी टी बराबर डी यू अपॉन डी वाई। डी थीटा शेयर स्ट्रेन है और टाइम के साथ लगी, तो इसको क्या बोल दिया हमने? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। और ये क्या है? ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो हमने लिखा था ऊपर, जिसको अभी रफ किया है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या इसी को बोला गया था वेलोसिटी ग्रेडियंट। वही टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन डी थीटा अपॉन डी टी, किसके बराबर है? डी यू अपॉन डी वाई के। या इसी को हटाया तो म्यू डी यू अपॉन डी वाई आया। तो ये क्लियर करना जरूरी था। यहां तो लिखा था टाउ इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेन, लेकिन इस केस में था टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो रेट क्यों आया? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो शेयर स्ट्रेन है वो चेंज होती जा रही, बट यहाँ इस केस में ऐसा नहीं था। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था। ये डायनेमिक विस्कोसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है रिगार्डिंग, चाहे हम अभी सेमेस्टर एग्जाम की बात करें या आगे भी समझने के लिए, इसलिए इसको बताना जरूरी था। अब डायनेमिक विस्कोसिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये आपको सभी चीजों में मेंशन करना है, क्योंकि ये एक आपके पास ऐसा पॉइंट है जिससे आप डेफिनेशन को आगे लेके जा सकते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी
एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वेरी क्लियर। इसको न्यू से डिनोट करते हैं। अगर लिखें काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी, यानी कि अभी पढ़ा है आपने म्यू अपॉन डेंसिटी रो। अब इधर से अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी को देखें न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। देखिए इस प्रॉपर्टी का भी यूज न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में किया जाता है। पूछ भी ली जाती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। रो की वैल्यू अगर हमको दी होगी तो हमको या तो डायनेमिक विस्कोसिटी निकालनी होगी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी होगी तो हमको न्यू को, जो अभी फॉर्मूला बताया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उससे न्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसकी जो यूनिट होती है, अगर एसआई यूनिट बात करें न्यू की, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, और सीजीएस यूनिट जो होगी न्यू की, वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को स्टोक भी बोलते हैं, और जो 1 स्टोक होगा, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 स्टोक होगा किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन के लिए यूज हुआ, क्योंकि अगर एसआई यूनिट में सारी चीजें दी हैं और ये स्टोक में दी हुई है, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द एसआई यूनिट, अगर सीजीएस में या स्टोक में दिया हुआ है तो देखिए ये था काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में। इन दोनों वीडियो को मिलाते हैं तो पूरी 6 प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं, और एग्जाम में 6 से ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी। तो हम वीडियोस को रिपीट करके भी देख सकते हैं कि अगर हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में कमेंट करिए। अगर आपको समझ में आया तो भी बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद इसी टॉपिक के हम न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि AKTU में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए, जल्दी वो भी वीडियो आएगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।